नया टॉपिक है, उसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। संविधान का जैसे ही हम पहला पन्ना ओपन करते हैं तो एक पेज ओपन होता है और इस पेज के सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल में यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं और उन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं उन शब्दों के, और उन्हीं शब्दों के आधार पर पूरा संविधान लिखा गया आगे। इसलिए कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान की चाबी है, संविधान का सार है, निष्कर्ष और कंक्लूजन है। इस प्रकार के नामों का हम इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रस्तावना में अगर हम शब्दों की बात करें कि इसमें शब्दों की संख्या कितनी है, तो शब्द प्रारंभ में कम थे। इसमें प्रारंभ में शब्दों की संख्या इसमें थी 85, लेकिन शब्द वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं? 88। तो शब्द कितने बढ़े इसमें? तीन शब्द इसमें और जोड़ दिए गए, जिसमें एक है समाजवाद और एक शब्द है पंथ निरपेक्ष और एक शब्द जोड़ा गया है अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द है ये इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इस दौरान ये तीन शब्द और जोड़ दिए तो शब्दों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 88 शब्द हो गए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, और एकदम सिंपल से 4 ऑप्शन में आपको लिखूं, जैसे एक मैंने लिखा शिक्षा, एक मैंने लिखा धर्म, एक मैंने लिखा स्वतंत्रता और एक शब्द मैंने लिखा न्याय। और क्वेश्चन है कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो क्या बताया आपने? शिक्षा। कंफर्म है? 100% डन, लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपका सही क्या है। इसका आंसर सही है ये वाला, ये वाला मतलब शिक्षा वाला। आप जो बताया है वो एकदम राइट है। शिक्षा शब्द प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है और बाकी जो है ये शब्द इसमें लिखे हुए। अब देखो, एक बार आप प्रस्तावना को सुन लो पहले, उसके बाद में मैं आपसे 2-2 शब्द पूछूंगा कि आपने क्या सुना, 2 शब्द बताओ। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि 2 शब्द आपके अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने बताया वही आपने दोबारा बता दिया, नए शब्द होने चाहिए। मैं आपको 88 शब्द सुनाऊंगा और उन 88 में से आपको 2 शब्द मुझे वापस सुनाने हैं। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप देख लेना कितने शब्दों को स्टोर करके रखना है। जितनी क्लास में संख्या है मल्टीप्लाई 2, इतने शब्द को स्टोर करना है और ये आप कर सकते हो। चलिए, अब आप ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट तक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और इस पूरे राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। बस इतनी सी प्रस्तावना है और मैंने आपको सुना दिया। मेरा काम पूरा, आपका काम अब स्टार्ट होगा। सभी को दो दो शब्द बताने हैं। तो तैयार है सभी बताने के लिए? लेकिन अभी नहीं पूछूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी तो आप बता सकते हो, अभी अभी आपने सुना है, अभी अभी बताना बहुत आसान है। लेकिन मैं पूछूंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में पूछूंगा। तो जो आपने प्रस्तावना सुनी है, इस प्रस्तावना को अगर हम थोड़ा सा देखें कि संविधान में वो किस प्रकार की दिखाई देती है, तो मूल जो संविधान है उसमें ऐसी दिखाई देती है। ये आपने स्कूल की किताबों के पीछे छपा हुआ देखा होगा, ऊपर भारत का संविधान लिखा हुआ है उद्देशिका, और यहां पर 88 शब्द लिखे हुए, और इन 88 शब्दों के अंदर ही पूरा संविधान है। क्वेश्चन प्राय कर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है? क्या तारीख लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। ये जो तारीख है, इसमें इस तारीख का मतलब ये हुआ कि इस तारीख को भारत का संविधान अपनाया गया। भारत का संविधान देश की जनता ने अपनाया है। और अब यहां से अगर हम एक एक करके देखें तो इस प्रस्तावना में हम बात करेंगे कि 4 मूल तत्व है, और उन मूल तत्वों के आधार पर इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हो। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे याद होगी। और इसको हम ब्रेक करेंगे और अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये शब्द है क्या। आप अगर इन पर गौर करें तो कुछ आपको अलग टाइप की नजर आएगी। सबसे पहले इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो ना, ये भारत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भारत की। ये कह रहा है कि भारत कैसा है? भारत ऐसा है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत में संसाधन देश की सरकार इस्तेमाल करती है, और भारत में कोई धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्म समान है, और भारत में लोकतंत्र है, और भारत में गणराज्य है। भारत का मुखिया वंश के आधार पर नहीं होता है। इसे हम कहते हैं भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया। इन 2 लाइनों में हमें पता लगता है कि भारत की प्रकृति क्या है। उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे यहां तक, तो ये नागरिकों के लिए दिया जा रहा है। ये भारत के लिए दिया जा रहा है, ये नागरिकों को दिया जा रहा है कि इस प्रकार का एक देश है जिसका नाम है भारत, और उसके अंदर रहने वाले जो समस्त नागरिक है, इन नागरिकों को संविधान कुछ चीजें दे रहा है, और जिसमें 3 चीजें मिल रही है उनको। 3 चीजें क्या मिल रही है? एक न्याय, एक स्वतंत्रता और एक समता। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। और वो 3 चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो न्याय यहां पर 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता यहां 5 है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता यहां पर 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये सब जो है नागरिकों को मिल रहा है यहां पर। उसके बाद में यहां अगर देखें तो नागरिकों को जो हमने दिया है यहां पर, यहां इन 3 लाइनों में अगर आप देखें तो शर्त लागू है कि आपको जो मिल रहा है वो कंडीशन के आधार पर है। शर्तें लागू, आप देखो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, टीएमसी अप्लाई। आपने सरकार की योजनाएं, कई बैंकिंग योजनाओं में आप देखा होगा, नीचे छोटा सा लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। यानी कि इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, लेकिन संविधान कहता है इसमें एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? वो कह रहा है कि इतनी सारी चीजें हम दे रहे हैं आपको कि देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और यहां पर व्यक्ति की जो गरिमा है उसका ध्यान रखना है। आपकी अभिव्यक्ति तो है, बोलने की आजादी है, लेकिन किसी को गाली दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो ये व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार की आजादी आपको इन शर्तों के आधार पर दी जा रही है नागरिकों को। और उसके बाद में यहां वाली जो 4 लाइन लिखी हुई है, ये संविधान को अपनाया है, अपनाया गया है
कि इस प्रकार के संविधान को आज हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यानी कि सब लोग मिलकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना भौतिक रूप से, और अधिनियमित का मतलब कानूनी रूप से अपना लेना, आत्मार्पित का मतलब पूरे विश्वास और आस्था के साथ अपना लेना। तो ऐसे संविधान को हमने अपनाया है। तो अब इस प्रस्तावना का हम ऑपरेशन करेंगे और इसके शब्दों को थोड़ा सा और खोलकर ब्रेक करके पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो अभी आपको मैं बताता हूं प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। यहां पर हम बात करेंगे प्रस्तावना के 4 मूल तत्व और फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब 4 मूल तत्वों की बात करते हैं तो 4 में निकल कर आता है सबसे पहले तत्व जिसको हम कहते हैं शक्ति का स्रोत। पहले तत्व की बात करेंगे कि शक्ति का स्रोत। इस किताब के अंदर पावर आई कहां से? किताबें तो आपके पास भी बहुत सारी है, बैग में डाली हुई, क्या उसमें इतनी शक्ति है? और संविधान भी तो एक प्रकार की किताब है, इसमें ये पावर कहां से आई? उससे हम कहते हैं शक्ति का स्रोत। यहां तो हम पढ़ेंगे शक्ति का स्रोत। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया, कि यहां पर भारत को किस प्रकार से दिखाया गया है। और उसके बाद में हम बात करेंगे संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद में संविधान की स्वीकृति, संविधान कब स्वीकृत किया गया और किसके द्वारा किया गया, किस रूप में किया गया। ये प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है और इन तत्वों में हम प्रस्तावना के सारे शब्दों को लिख देंगे जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, और उससे आपका एकदम इजी हो जाएगा। देखो, शक्ति के स्रोत में सबसे पहले आता है, ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो आप ये लो। शक्ति के स्रोत में सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो वाक्य है, आपको नहीं लग रहा है कि इससे शक्ति नजर आ रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इसका मतलब होता है कि संविधान का जो निर्माण है वो देश की जनता ने किया है, कि जनता द्वारा निर्मित है ये। और इससे यह भी पता लगता है कि संविधान की जो शक्ति है, जब निर्मित जनता द्वारा है तो शक्ति किस में होगी? जनता में। संविधान की पूरी शक्ति जनता में होगी और संविधान जनता से समय समय पर शक्ति प्राप्त करता है और शक्तिशाली बनता जाता है। मान लो कि देश की जनता ने कहा कि हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और सरकार ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21A में लिखा कि 6 से 14 वर्षीय बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के अंदर लिख दिया, तो संविधान ने एक और शक्ति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से संविधान शक्तियां प्राप्त करता रहता है जनता से, क्योंकि सबसे पहली लाइन यही है, हम भारत के लोग। जैसे लोग सोचते हैं वैसा ही संविधान परिवर्तित होता है। अब यहां पर अच्छा, एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य है हम भारत के लोग, ये हमने यूएसए से लिया है। कौन से देश से लिए हैं?
अमेरिका से, ये वाक्य अमेरिका से लिया है। अमेरिकी संविधान में लिखा है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस प्रकार का संविधान बनाते हैं। और वहां से हमने लाइन उठाई और संयुक्त राज्य अमेरिका हटाया और भारत लिखा और चिपकाया। हम भारत के लोग ये करते हैं। तो अगर पूछ लें कि ये हम भारत के लोग वाक्य कहां से लिया है, तो अमेरिका से। अगर ये पूछ लें कि संविधान की पहली लाइन क्या है, तो आप कहेंगे हम भारत के लोग। ये संविधान की पहली लाइन है, पहला वाक्य। भारत की प्रकृति 5 शब्दों में लिखी हुई है। प्रकृति का मतलब है कि भारत कैसा है, किस टाइप का है। जैसे आपको बोला ना, आपका नेचर किस टाइप का है। आप बहुत जो है खुश मिजाज हैं, आप बहुत क्रोधी इंसान हैं, आप बहुत आलसी इंसान है, ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषता है। आप बहुत पढ़ाकू हैं, आप हर बार टॉप आते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, ये सब क्या है, ये आपका नेचर ही तो है। ये आपकी प्रकृति यानी कि आपका नेचर। इसी प्रकार से भारत की प्रकृति की बात करें तो यहां पर आएगा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न कह सकते हो, हम सोवरेन कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे सोवरेन। इसका मतलब है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत की प्रकृति यह है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। और दूसरा इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी यानी कि सोशलिज्म। इसका मतलब कि देश के संसाधनों का उत्पादन और वितरण सरकार करेगी, उसे हम कहते हैं समाजवाद, जो पूंजीवाद का बिल्कुल उल्टा होता है। तीसरी प्रकृति है पंथ निरपेक्ष, यानी कि यह कह रहा है कि भारत में सभी धर्म समान होंगे, कोई धर्म विशेष नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, उसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। सेक्युलर स्टेट है ये, और जिसमें सभी धर्म समान है। और चौथा है लोकतांत्रिक, और पांचवा है गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक स्टेट। तो ये इन शब्दों को आप गौर से देखें तो इनसे पता लगता है कि भारत कैसा देश है, तो इसलिए हम कहते हैं भारत की प्रकृति। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान का उद्देश्य कहां झलकता है। संविधान का उद्देश्य 3 शब्दों में झलकता है। संविधान का उद्देश्य है जनता को क्या देना, न्याय देना। संविधान का उद्देश्य है जनता को देना स्वतंत्रता, और संविधान का उद्देश्य है जनता को देना समता। वेरी गुड। न्याय, स्वतंत्रता और समता, यही संविधान के उद्देश्य है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो न्याय दिया जा रहा है वो कितने प्रकार का है। न्याय 3 प्रकार के हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको? तो नहीं दे रहे तो ओ लो। पहला कौन सा है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। दूसरा आर्थिक न्याय, दूसरे नंबर पर आर्थिक आता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। तीसरा राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 न्याय है। स्वतंत्रता कितनी है टोटल? 5। हाँ, टोटल स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। तो पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार। और दूसरी है अभिव्यक्ति, और तीसरी है विश्वास, और चौथी है धर्म, और 5वीं है उपासना, वर्शिप। तो ये 5 स्वतंत्रता नागरिकों को मिली है। समता कितनी है टोटल?
दो, एक कौन सी है? प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता नागरिकों को संविधान देगा, ये 5 स्वतंत्रता देगा और ये 3 न्याय संविधान नागरिकों को दे रहा है। यही गोल है संविधान का उद्देश्य। उसके बाद में संविधान की स्वीकृति की तारीख आपको पता होनी चाहिए। तारीख कितनी है? गुड, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को हम क्या करते हैं? अंगीकृत। संविधान को अंगीकृत किया जा रहा है और संविधान को अधिनियमित किया जा रहा है और संविधान को आत्मार्पित किया जा रहा है। आत्मार्पित, ये 3 जो शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, इसका कॉमन शब्द आ गया अपना कि अपना लेना। एक तो कह रहा है सामान्य रूप से, भौतिक रूप से अपनाना। जैसे मैंने कहा ये पेन है, ये लो, आपने कहा लाओ, लेकिन स्याही खत्म होने के बाद में आपने फेंक दिया, तो फिर क्या हुआ? आपको कहा कि इसको अधिनियमित करो, आपने कहा लाओ अधिनियमित कर लेता हूं, और आपने अब अधिनियमित कर लिया, इसका मतलब कानूनी रूप से अपना लिया। इसको फेंक नहीं सकते आप, खराब हो गए तो ठीक करवा लीजिए, लेकिन रखना है अपने पास हमेशा, जीवन भर। उसके बाद में आपने कहा कि संविधान ने कहा मुझे आत्मार्पित भी करो, यानी कि आत्मा के साथ इसको जोड़ो, पूरा विश्वास करो 100% कि मैं ही सर्वोपरि हूं इस देश में। आपने कहा लाओ मैं विश्वास करता हूं, और देश की जनता ने इसको आत्मार्पित किया है। तो देश की जनता ने, यानी कि हम लोगों ने किया है, हमारे प्रतिनिधियों ने किया, मतलब हमने ही किया है। तो ये है संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। अब देखो इन तत्वों के अर्थ समझ लो आप, ये अर्थ क्या होता है इसका। प्रभुत्व संपन्न का मतलब किसी का गुलाम नहीं होना, आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी का मतलब कि समाज में जो संसाधन है उनका उत्पादन और वितरण सरकार करेगी। सरकार स्कूल चलाएगी, सरकारी हॉस्पिटल चलाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम शुद्ध समाजवादी नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है, और वो कहता है कि एक तरफ पूंजीवाद भी चलने दो और एक तरफ समाजवाद। गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल सरकार बनाए, ताकि उनकी इनकम कम है तो सरकार उनकी मदद करे, वो समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष जो होता है, इसको सरल शब्दों में धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो आप। दोनों धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के लिए इंग्लिश वर्ड एक है, सेक्युलर। इसका मतलब होता है देश का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा नागरिकों का अपना व्यक्तिगत, पर्सनल, और सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उस देश को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। एक होता है धर्म सापेक्ष, जैसे सऊदी अरेबिया है, वो धर्म सापेक्ष कंट्री है, और वहां पर जो सरकार बनेगी उसका उद्देश्य है कि वो इस्लाम की रक्षा करे। लेकिन हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है सरकार। ऐसी सरकार जो जनता ने चुनी है वो लोकतंत्र है। गणराज्य में गण का मतलब है जनता और राज्य का मतलब देश। देश का मुखिया गण के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो। देश का मुखिया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या वंश के आधार पर आता है? वंश के आधार पर आता है, निर्वाचित होता है। हमारे देश में कोई वंशानुगत पद नहीं है। वंश के आधार पर मतलब होता है कि उसके बाद में उसका बेटा, उसकी संतान ही बनेगी। तो जिस देश का मुखिया सर्वोच्च पद वंशानुगत न हो, निर्वाचित हो, उसको कहते हैं गणराज्य। सामाजिक न्याय का मतलब होता है, यहां पर ध्यान से देखना, सामाजिक न्याय, समाज के अंदर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना। न्याय का मतलब होता है बराबर करना। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। आर्थिक न्याय, आर्थिक में अर्थ, अर्थ का मतलब संसाधन होते हैं। संसाधन जिसके पास कम है वो गरीब, जिसके पास ज्यादा है वो अमीर। तो गरीब और अमीर का जो गैप है, उस गैप को मिटाना आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक निरंकुशता कंट्रोल में रखना, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित हो, लोगों को मतदान में भाग लेने का अधिकार हो, सरकार चुनने का भी, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का भी, ये सारी चीजें अगर हो उसे हम कहेंगे राजनीतिक न्याय।
स्वतंत्रता यहां पर 5 है विचार की, आप अपना विचार प्रकट कर सकते हो। विचार जो आता है उसको प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति बोलकर भी की जा सकती है, विरोध प्रदर्शन करके भी की जा सकती है, भूख हड़ताल भी लोग करते हैं। विश्वास का मतलब है कि किसी भी भगवान में, किसी भी चित्र में, मूर्ति में विश्वास करके आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हो, धर्म को मान सकते हो। उपासना का मतलब पूजा पाठ है, वर्शिप। समता का मतलब होता है समान, सब लोग यहां समान होंगे, समान लाभ उनको मिलेगा, प्रतिष्ठा और अवसर। एक होता है समता और एक होता है समानता, दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। समता समान परिस्थितियों में समान है और समानता हर प्रकार से समान है। हमारे देश में समानता नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, समता का अधिकार है। समता का अधिकार का मतलब हुआ कि परिस्थितियों के अनुसार समान करना। जैसे महिलाएं एक जैसी है, उनकी परिस्थिति अलग है और पुरुषों की अलग है, तो महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव होगा। राजस्थान पुलिस की रेस में 5 किलोमीटर की रेस होती है, पुरुषों को 25 मिनट में पास करनी है और महिलाओं को मिलेगा 35 मिनट। आपको नहीं लग रहा भेदभाव है? लेकिन भेदभाव नहीं है, इसे कहते हैं समता, कि लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है और एक जैसी परिस्थितियों वालों के साथ एक जैसा व्यवहार करना समता कहलाता है। सिंपल एकदम। और प्रतिष्ठा का मतलब है अपना जीवन को प्रतिष्ठा पूर्वक बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो अवसर मिलेंगे आपको, वो सब के लिए बराबर है। मौके, जैसे आप सब यहां पर बैठे हैं तो अवसर का लाभ उठाने के लिए बैठे हैं कि सरकार ने अवसर दिया है और आप भी लाभ उठाइए। और ये आगे अपना संविधान की स्वीकृति में तारीख आ गया 26 नवंबर 1949, और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द आगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को दुनिया में सबसे पहले कौन से संविधान में जोड़ा गया? दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने इस प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाया, और भारत में यह प्रस्तावना अमेरिका से ली गई, ध्यान रखना। लेकिन इसका लिखने का जो स्टाइल है, भाषा शैली, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इस प्रस्तावना में अब तक जो संशोधन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? इसमें संशोधन अब तक केवल और केवल 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार। और 1 बार जो संशोधन हुआ वो कौन से नंबर का संशोधन था? 42वां। और ये संशोधन कब हुआ? 1976 में। और ये हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आता है, रिपीट होता है। छोटी सी प्रस्तावना है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। इतनी सी प्रस्तावना है और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। कभी तारीख का पूछते हैं, कभी संशोधन कौन सा हुआ था, कभी पूछते हैं कि कौन सा शब्द नहीं है। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल अगर क्वेश्चन अगर आए ना प्रस्तावना से, तो वो आपसे सीक्वेंस पूछेंगे। प्रस्तावना में आए हुए शब्दों का क्रम बताइए। और मैंने आपको इस डायग्राम में सीक्वेंस बताइए, देखो ये सीक्वेंस है। अगर क्रम पूछेंगे ना तो ये पूछेंगे कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्रम, इसी क्रम में प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है और ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, क्रम अब तक सबसे ज्यादा यही पूछी है, सीक्वेंस अब तक जो है यही सबसे ज्यादा पूछी गई है। ये भी पूछ सकते हैं वो कि न्याय जो है उनका क्रम बताइए प्रस्तावना में, स्वतंत्रता के क्रम बताइए, समता के बताइए, स्वीकृति वाले बताइए। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद में ये तारीख पूछी जाती है। तारीख प्रस्तावना में कौन सी है ये आप पूछ लेते हैं कि सबसे पहली लाइन क्या लिखी है प्रस्तावना में, या पूछ लेते हैं कि कौन सा शब्द है या कौन सा नहीं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? आप देखकर बताओ कितनी बार भारत शब्द आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? देख लो, कहीं 2 से अधिक बार हो। 3 बार है। देखो, भारत शब्द केवल 2 ही बार है, एक भारत ये रहा, एक भारत ये रहा। उसके अलावा कहीं भी भारत आप है तो ढूंढ के बताओ, आपको मैं 1000 रुपए का नगद इनाम दे दूंगा। अभी कभी है भारत कहीं लिखा हुआ? यहाँ तो एक ऊपर पड़ी है, निकट पड़ी है। देखो, ये प्रस्तावना यहां से स्टार्ट होती है। ये जो भारत का संविधान, ये उद्देश्य का है, वो तो अलग हेडिंग है।
यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक आपको बताना है। चलिए अब आप एक काम करें, लिखना स्टार्ट करें। मैं आपको सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं।